हेलो स्टूडेंट, मैं निशा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन में मैं आपका वेलकम करती हूँ। देखो बच्चों, अब जो अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो पेपर के रहेंगे इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोलॉजी और इवोल्यूशन वाला पेपर। जो आपका पेपर है ना, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोलॉजी, इवोल्यूशन, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 5 साल में जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है या जो इस साल आने के चांसेस जिस क्वेश्चन के सबसे ज़्यादा है, वो क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं आपके साथ में। तो जो अपना पेपर है वो पेपर है इकोलॉजी, एनवायरमेंट, बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन या एवोल्यूशन। कौन सा पेपर है? पेपर है इकोलॉजी, एनवायरमेंट, बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन। कि इकोलॉजी भी इसी पेपर के अंदर है, इसके साथ साथ इन्वायरमेंट, बायोलॉजी जो है वो भी इसी पेपर में है, और 3rd नंबर वाला जो पार्ट है इवोल्यूशन वो भी इसी पेपर में है। यानी तीनों को अपन को कंबाइन करके पढ़ना पड़ेगा। कुछ पहले अपन इकोलॉजी के क्वेश्चंस की बात करेंगे, कुछ उसके बाद में अपन इन्वायरमेंट, बायोलॉजी के क्वेश्चंस की बात करेंगे, और लास्ट जो है वो अपन बात करेंगे एवोल्यूशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में। सबसे पहले मैं बेसिक डिस्कशन करती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि पेपर जो है उनका पैटर्न जो है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनके ये होते क्या है। इकोलॉजी क्या है टर्म, इन्वायरमेंट, बायोलॉजी ये जो टर्म है वो क्या है, इवोल्यूशन जो है वो टर्म क्या है। तो बेसिक टर्म के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए कि आपकी पेपर की जो टर्मिनोलॉजी है उसका मतलब क्या होता है ना। उसके बाद में अपन बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूं इकोलॉजी क्या है। फर्स्ट, इकोलॉजी क्या है? तो इकोलॉजी का मतलब होता है इको और लॉजी। इको का मतलब जो है वो है इकोसिस्टम, अपना जो इन्वायरमेंट है पूरा का पूरा, उसमें जो बायोटिक फैक्टर्स है, जो ए बायोटिक फैक्टर्स है, वो पूरा होता है इकोसिस्टम। उसका स्टडी या उसका जो अध्ययन होता है उसको क्या बोला जाता है, इकोलॉजी। तो इसको अगर मैं लिखूं तो क्या होता है, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। अगर इसकी बात करें ये होता क्या है, तो क्या होता है बच्चों, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम की जो स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है, इकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, जो इकोसिस्टम की अपन स्टडी करते हैं उसको क्या बोलेंगे, अपन इकोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो इकोलॉजी में इकोसिस्टम में आता क्या क्या है, तो इकोसिस्टम में आता है जितने भी ए बायोटिक फैक्टर्स जो है, जैसे एयर हो गई, सोइल हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो है वो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वो सारा के सारा जो ए बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। तो एक तो आता है ए बायोटिक फैक्टर्स, सेकेंडली जो आएगा वो आएगा बच्चों बायोटिक फैक्टर्स। फर्स्ट कौन सा आता है, ए बायोटिक फैक्टर्स जो है उनके बारे में, और सेकंड जो आता है वो आता है कि बायोटिक फैक्टर्स। ए बायोटिक और बायोटिक फैक्टर की स्टडी या पूरा का पूरा इनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसी को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोला जाता है। इकोसिस्टम में सारे के सारे आते हैं, जैसे फूड चेन हो गई, फूड वेब हो गया, इकोलॉजिकल पिरामिड हो गया, है ना, एनर्जी का होता है, वेट का होता है, नंबर्स का होता है। तो वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। तो अगर आपको बात की जाए इकोसिस्टम या इकोलॉजी क्या है, तो स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी, स्टडी ऑफ बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर्स, उसमें क्या आ जाएगा, इकोसिस्टम। बायोटिक फैक्टर्स के अंदर क्या आएगा, अपन की इंटरेक्शन कैसी है किसी दूसरे एनिमल के साथ, अपनी स्पीसीज के एनिमल्स के साथ अपनी इंटरेक्शन कैसी है, और किसी अदर स्पीसीज जो है, अदर पॉपुलेशन जो है उसके साथ जो है वो अपनी जो है वो रिलेशनशिप या अगर बात करें इंटरेक्शन जो है वो कैसी है, उसके बारे में अपन किस में पढ़ते हैं, बायोटिक
जैविक यानी जैविक कारकों के अंदर पड़ते हैं। इसके अंदर सारी की सारी स्पीसीज के जो रिलेशनशिप होते हैं पॉपुलेशन कम्युनिटी उसका अध्ययन किया जाता है। और इसके अंदर जो बायोटिक फैक्टर्स, ए बायोटिक फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर हो गया बच्चों, इसके अलावा प्रेशर हो गया, उनका जो है वो अध्ययन किया जाता है। वो भी इन पे डिपेंड होके कि जैसे एक टेम्परेचर है तो उस टेम्परेचर का मेरी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इन्वायरमेंट पर अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, कम हो जाए तो वो क्या इफेक्ट पड़ता है, इकोसिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको देखा जाता है। सारे के सारे इफेक्ट देखे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इकोलॉजी, फिर नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है इन्वायरमेंट बायोलॉजी। नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो कौन सी आएगी, इन्वायरमेंट बायोलॉजी। कि इन्वायरमेंट बायोलॉजी क्या है, तो अपन सेकेंड टर्म की बात करते हैं, इन्वायरमेंट बायोलॉजी क्या होती है। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट बायोलॉजी की, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट की स्टडी करना और उसके इम्पैक्ट की स्टडी करना कि इम्पैक्ट कैसे हैं, कि इन्वायरमेंट जो है उसके इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, उनके अगर देखा जाए तो लाभ क्या क्या है इन्वायरमेंट में। एयर पोल्यूशन जो है उसका देखा जाता है कि एयर पोल्यूशन जब बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। सोइल जो है, अगर सोइल का पोल्यूशन यानी मृदा का प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इससे इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, और इस इन्वायरमेंट की स्टडी की जाती है और उस पर पड़ने वाले इम्पैक्ट की जो स्टडी है वो किसके अंदर की जाती है बच्चों, वो की जाती है इन्वायरमेंट बायोलॉजी में, ठीक है। इन्वायरमेंट की स्टडी और उस पर पड़ने वाले जो इम्पैक्ट है, उन इम्पैक्ट की जो स्टडी है वो किसके अंदर की जाएगी, वो की जाएगी इन्वायरमेंट बायोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है एवोल्यूशन, कि एवोल्यूशन जो है वो क्या है। नेक्स्ट टर्म की अगर अपन बात करेंगे तो वो टर्म कौन सी है, एवोल्यूशन। ठीक है, कि एवोल्यूशन जो है वो क्या है। अगर मैं एवोल्यूशन की बात करूं तो अपना जो ओरिजिन हुआ वो कैसे हुआ है, ठीक है। कैसे इस अर्थ पर जो है वो एक बैक्टीरिया ने जन्म लिया, बोल सकते हैं बैक्टीरिया से प्रोटोजोआ यानी प्रोकैरियोट है, फिर यूकैरियोट्स बने। यूकैरियोट्स में भी पहले बने थे बच्चों लोअर कैटेगरी के यूकैरियोट्स, लेकिन धीरे धीरे हायर कैटेगरी के यूकैरियोट्स बने, जिनमें से भी कुछ बने इनवर्टिब्रेट, ठीक है, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती थी, कुछ बने वर्टिब्रेट जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती थी। तो ये सारा जो इवोल्यूशन हुआ है, उत्पत्ति हुई है किसकी, स्पीसीज की, उसकी स्टडी अपन किसके अंदर करते हैं, वो करते हैं एवोल्यूशन के अंदर। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ था, डार्विन ने बताया था कि स्पीसीज का जो ओरिजिन है, न्यू स्पीसीज जो है वो कैसी बनी, एक स्पीसीज से नई स्पीसीज का जो फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, वो कैसे हुआ, उसके बारे में जो सारा डिटेल बताया था वो किसने बताया था, वो बताया था डार्विन ने। डार्विन ने स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। तो अपन को पढ़ना क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या ओरिजिन ऑफ एनिमल बोल दूं या ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ था। फिर नेक्स्ट इसी में अपन क्या पढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज यानी नई स्पीसीज का जो ओरिजिन है यानी जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई थी। पहला तो क्या, ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जीवों की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई है। नेक्स्ट क्या आता है, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई स्पीसीज जो है उसकी जो उत्पत्ति है यानी ओरिजिन जो है वो कैसे हुआ है। तो ये पेपर की आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जिसके अंदर सबसे पहले अब अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे इकोलॉजी, कि इकोलॉजी के जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कौन से हैं। फिर अपन एनवायरमेंट बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे,
और लास्टली अपन बात करेंगे एवोल्यूशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। एवोल्यूशन में जो स्पेसिएशन है बच्चों को उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि पेरीपेट्री क्या होता है, पैरापेट्री क्या होता है, एलोपेट्री क्या होता है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर आएगा। तो इसमें भी ये जो डिफरेंस है ना स्पेसिएशन का, इनका भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी ये क्वेश्चन बताने के बाद में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, इस पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैं इकोलॉजी की बात करूंगी। सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, इकोलॉजी की। इकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। इकोलॉजी कि इकोलॉजी जो है उस इकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है बायो जियो केमिकल साइकिल। आएगा ही आएगा क्वेश्चन, बायो जियो केमिकल साइकिल, ठीक है। बायो जियो केमिकल साइकिल जिसके अंदर नाइट्रोजन साइकिल आ जाता है, कार्बन साइकिल आ जाता है, ऑक्सीजन साइकिल आ जाता है, फॉस्फोरस साइकिल आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट भी इसमें कौन सा है, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। एक आ जाता है कार्बन साइकिल, एक आ जाता है ऑक्सीजन साइकिल, एक आ जाता है फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल जो पढ़ने वाला है सबसे ज़्यादा इस पे ध्यान देना, कौन सा बच्चों, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा था, बायो जियो केमिकल साइकिल कि जो केमिकल साइकिल्स जो चलते रहते हैं वो उनमें से वो साइकिल कैसे चलते हैं। कार्बन जो है वो एक जैसे प्रोडक्ट है, उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, उसके बाद में कंज्यूमर में जाता है, प्राइमरी में प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, फिर डिकम्पोज कैसे होता है, फिर वापस वो नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में कैसे जाती है। तो उसका पूरा साइकिल चलता रहता है। ऐसा तो है ही नहीं ना कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है गैसें, ठीक है। वो एक पाथवे से दूसरे पाथवे में आगे जाते जाती है और सर्कुलेट होती रहती है, तो उसी को अपन साइकिल बोलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट साइकिल नाइट्रोजन का है, और वैसे कार्बन और ऑक्सीजन भी इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है ना बायो जियो केमिकल साइकिल का, वो नाइट्रोजन साइकिल पे बनता है। इसके बाद में अगर सेकेंड क्वेश्चन में बात करूँ इसी पेपर के, तो सेकेंड क्वेश्चन में अपन जो पढ़ेंगे वो आएगा इसमें फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या आता है, फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। सेकेंड जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो आता है फूड चेन का, फूड वेब का और इकोलॉजिकल पिरामिड का। फूड चेन का मतलब फूड चेन कैसे, यानी एक फूड जो है उससे दूसरे में सर्कुलेट हो रहा है, दूसरे से तीसरे में सर्कुलेट होता है, कैसे होता है। जैसे सबसे पहले कोई चीज को खाएगा, जैसे ग्रास है, घास, उस ग्रास को कौन खाता है, उस ग्रास को खाता है, कौन खाएगा बच्चों, प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये तो क्या है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस कर रही है ना। फिर इसको कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर इसको प्राइमरी को कौन खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, फिर सेकेंडरी को कौन खाता है बच्चों, टर्सरी कंज्यूमर। तो इस टाइप से ये फूड चेन चलती है, यानी एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद में फूड का जाना, लेकिन हमेशा 10% ही जाता है। इसको बोलते हैं 10% एनर्जी रूल, कि इसने जो ग्रास है उसका 10% एनर्जी ही प्रोड्यूसर में जाएगी, यानी प्रोड्यूसर जो है ना उसकी 10% एनर्जी ही जो है प्राइमरी में जाएगी।
प्राइमरी ने जो ग्रहण किया उसका 10% सेकेंडरी में जाएगा, सेकेंडरी ने जो ग्रहण किया उसका 10% किस में जाएगा, टर्सरी के अंदर जाएगा। इस टाइप से जो है ये फूड चेन है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है, 2 से 3 4 से 5 फूड चेन जुड़ती जाती है तो फूड वेब बन जाता है। और इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं कि एनर्जी का पिरामिड, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है, सबसे ज़्यादा नंबर किस में होते हैं, ऊर्जा का पिरामिड क्या है, संख्या का पिरामिड क्या है, भार का पिरामिड क्या है, तो वो क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड। किसने दिया था, एल्टन ने दिया था, इसलिए इनको एल्टोनियन पिरामिड भी बोला जाता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा या फिर आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए होंगे। फिर इसके बाद में इकोलॉजी के नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें अपन। ठीक है, इकोलॉजी का नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आता है बच्चों इसके अंदर पॉपुलेशन और कम्युनिटी इकोलॉजी। पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी इकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो कौन सा आता है, पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है और कम्युनिटी इकोलॉजी क्या है। यानी जब बहुत सारी स्पीसीज जब आपस में जुड़ती है, एक स्पीसीज का ग्रुप जो है वो क्या होता है, यानी एक ही स्पीसीज के मेंबर्स, फिर उसमें क्या मैं बोल दूं, एक ही स्पीसीज के जो ग्रुप होते हैं उनको एक पॉपुलेशन बोल देंगे। फिर अलग अलग स्पीसीज का मेंबर मिलके समुदाय यानी कम्युनिटी बना लेता है। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे। पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है, पॉपुलेशन के अंदर तो बच्चों सारे मेंबर्स जो है वो एक ही स्पीसीज के होते हैं। ठीक है, सेम स्पीसीज, जैसे अपन बोलते हैं ना ह्यूमन की पॉपुलेशन, तो उसमें होमोसेपियंस ही होंगे, ह्यूमंस ही होंगे। अपन बोलते हैं कि जैसे टाइगर की पॉपुलेशन कितनी बची है तो उसमें टाइगर ही आती है ना। फिर अपन बोलते हैं कि जैसे अपने काऊ की पॉपुलेशन कितनी है, बफेलो की पॉपुलेशन कितनी है, यानी एक ही स्पीसीज के मेंबर्स की जहां बात की जाती है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, तो उसके लिए अपन पॉपुलेशन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, इनके अंदर अपन पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन आता है तो पॉपुलेशन क्या होती है, फिर उसके लक्षण बताने हैं कि पॉपुलेशन के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पॉपुलेशन एक ही स्पीसीज के मेंबर्स का जो ग्रुप होता है उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। और एक पॉपुलेशन में लाभदायक कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, हानिकारक हानियां क्या क्या होती है। सेकेंड जो है वर्ड वो क्या है बच्चों, कम्युनिटी। ठीक है, सेकेंड वर्ड की बात करें तो सेकेंड वर्ड क्या है अपने पास, कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या है, अलग अलग स्पीसीज के मेंबर का ग्रुप, क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स का ग्रुप, डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स का ग्रुप। जो अलग अलग स्पीसीज के जो मेंबर्स का ग्रुप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोला जाता है कम्युनिटी। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स के ग्रुप को कम्युनिटी बोलेंगे। और एक ही स्पीसीज के मेंबर का जो ग्रुप होता है उसको पॉपुलेशन बोला जाता है। अगर पॉपुलेशन का क्वेश्चन आता है तो पॉपुलेशन और कैरेक्टर के बारे में लिखना है। कम्युनिटी का क्वेश्चन आता है तो कम्युनिटी के क्या होती है और उस कम्युनिटी के कैरेक्टर्स के बारे में आपको लिखना है कि पहले तो बेसिक कम्युनिटी किसे बोलते हैं, फिर कम्युनिटी के कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार इन दोनों से बनता है एक क्वेश्चन। नेक्स्ट और इकोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, ठीक है, अगर इकोलॉजी का नेक्स्ट और लास्ट दोनों ही बोल सकते हैं तो वो कौन से हैं, नेक्स्ट आता है बच्चों इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो क्या आएगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, क्या आएगा बच्चों, इकोलॉजिकल सक्सेशन।
हिंदी में बोला जाता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ठीक है, कि एक बिल्कुल जहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे मरुस्थल से वहाँ पे एक मान लो मरुस्थल था, एकदम मिट्टी मिट्टी थी, अपन बोल सकते हैं सोइल थी, तो वहाँ पे जो है वो एक कम्युनिटी कैसे बनी, प्लांट्स कैसे बने, पारिस्थितिकी अनुक्रमण कैसे हुआ, ठीक है, समुदाय की जो स्थापना है वो कैसे हुई। एक ऐसा होता है जिसको बोले मरु अनुक्रमण बोला जाता है, और एक ऐसा अनुक्रमण होता है जहाँ पे जैसे छिछला वाटर जो होता है उनके अंदर जो है उनसे जो एरिया बनता है उसकी बात की। जल अनुक्रमण और मरु अनुक्रमण दो प्रकार का होता है ना, एक जल से समुदाय की स्थापना कैसे हुई और एक मिट्टी जो थी बेसिक उससे समुदाय की स्थापना कैसे हुई, तो वो अपन को पढ़ना है। तो वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसमें नाइट्रोजन साइकिल आ गया, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल की बात कर ली। सेकंड जो आता है वो आता है फूड चेन हो गया, फूड वेब हो गया, और इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में अपन ने बात कर ली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पॉपुलेशन और कम्युनिटी, क्वेश्चन डिफरेंस का भी आ सकता है और क्वेश्चन दोनों के अलग अलग कैरेक्टर्स का भी पूछा जा सकता है। और लास्ट जो इकोलॉजी का क्वेश्चन है वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, आपको इकोलॉजी के अंदर जो स्मार्ट स्टडी करनी है पेपर्स में, इनकी डिटेल तो मैं आपको बता नहीं सकती है ना, क्योंकि एक लेक्चर के अंदर अपन इतना सारा डिटेल में नहीं पढ़ सकते। वैसे इनके लेक्चर्स जो है वो अपने जो आई स्टडी ऐप है उनके ऊपर आपको डाले हुए हैं। जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, आपको स्टडी करनी है इनकी, तो कोई ज़्यादा इसमें कोर्स नहीं है, 200 के लगभग जो है इसका कोर्स परचेज कर सकते हो आप, और इसमें ये क्वेश्चन जो है उनकी डिटेलिंग आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वैसे मैंने आपको ब्रीफली यहाँ पे समझा दिया कि कौन से क्वेश्चन में क्या आपको करके आना है। नेक्स्ट इकोलॉजी की बात में जो क्वेश्चन आता है, जो टर्मिनोलॉजी जिस टर्म पे क्वेश्चन है वो सेकेंड पार्ट है इन्वायरमेंट बायोलॉजी वाला। ठीक है, इकोलॉजी के बाद में सेकेंड पार्ट कौन सा आता है, इन्वायरमेंट बायोलॉजी, और इसके इन्वायरमेंट बायोलॉजी जो है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन को डिस्कस करना है। तो सेकेंड अपन किसकी बात करेंगे, इन्वायरमेंट बायोलॉजी। इन्वायरमेंट बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कि इसके अंदर जो है वो ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, जो 5 साल में रिपीट हुए हुए, और वो ही क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं बच्चों। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हुए हैं। ठीक है, बार बार में आने के चांसेस भी इनके वापस जो है वो ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं अपन सेकेंड किसके बारे में बच्चों, इन्वायरमेंट बायोलॉजी के बारे में। इन्वायरमेंट बायोलॉजी अगर इन्वायरमेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस की बात करें तो इनके अंदर जो है वो सारा का सारा इम्पैक्ट ही बताया गया है। जो आपके इन्वायरमेंट बायोलॉजी वाला पेपर है बच्चों, इसके अंदर जो है वो इन्वायरमेंट बायोलॉजी के इम्पैक्ट के बारे में ज़्यादा जो है वो डिटेल बताया गया है। जैसे कि एक पोल्यूशन अगर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, पोल्यूशन अगर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इन्वायरमेंट पे पड़ेगा। सीधी सी बात है, कोई सा भी पोल्यूशन बढ़ जाए तो इन्वायरमेंट पे पड़ेगा, इन्वायरमेंट के बायोटिक फैक्टर पे पड़ेगा या ए बायोटिक फैक्टर पे पड़ेगा। तो वो ही अपन को देखना है कि किसी भी जो प्रोसेस है, किसी भी टाइप की अगर मैं बोल सकती हूँ कि एक्टिविटी है ह्यूमन के द्वारा या नेचुरल एक्टिविटी, उसके कारण जो है वो इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, उसके कारण जो है वो इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो किस में अपन पढ़ते हैं बच्चों, इन्वायरमेंट बायोलॉजी। ठीक है, इसके अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो देखो इनसे, इन दोनों क्वेश्चन से तो जरूर बनेगा एक क्वेश्चन। एक तो आता है बच्चों एयर पोल्यूशन,
इसके अंदर आपको करना क्या है, एयर पोल्यूशन वाले टॉपिक के बारे में, कि एयर पोल्यूशन जो है वो क्या होता है, पहले तो किसके कारण हो रहा है, इसके कारण क्या है एयर पोल्यूशन के, दूसरा इसके बाद में इम्पैक्ट क्या है, कि क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं इन्वायरमेंट पर, स्पीसीज पर, चाहे प्लांट की स्पीसीज हो, एनिमल जो है उन पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, नेक्स्ट जो है इनको कैसे रोका जाए। ठीक है, तो होता क्या है, किसके कारण होता है, कॉज लिखने हैं आपको, फिर इम्पैक्ट यानी प्रभाव लिखने हैं, इन्वायरमेंट पर अलग लिखने हैं, प्लांट्स पर अलग लिखने हैं, एनिमल्स पर अलग लिखने हैं। थ्योरी है, आपको पता है, सीधी सी बात है, ये पेपर ही थ्योरी का ही है। नेक्स्ट जो है इसको कैसे रोका जाए, इन्वायरमेंट जो एयर पोल्यूशन है इसके बारे में लिखना है। सेकंड, ऐसे ही आपको किसके बारे में करना है, वाटर पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो सेकंड अपन इसके बारे में करेंगे, किसके बारे में बच्चों, वाटर पोल्यूशन जो है उसके बारे में आपको करना है, कि वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन किसके कारण हो रहा है, वाटर पोल्यूशन के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, और प्रभाव के बाद में लास्ट में इसको कैसे रोका जाए, यानी पोल्यूशन जो है ना, वाटर पोल्यूशन, उसको रोका कैसे जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है मैं थर्ड क्वेश्चन की एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में, तो उसके अंदर आपको अगर अपन बात करें वाटर पोल्यूशन की, तो इसके बाद में आता ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह जो प्रभाव है वो क्या होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, हरित गृह प्रभाव क्या है, उसके कारण क्या हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, आपको पता होगा ग्रीन हाउस क्या है। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ग्रीन हाउस जो है वो किसे कहा गया है, ग्रीन हाउस क्या होते हैं। कोई जो है वो वेजिटेशन यानी कोई फसल ऐसी होती है जिसको पकाने के लिए या जिसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए टेम्परेचर के ज़्यादा होने की रिक्वायरमेंट, मतलब ज़्यादा चाहिए, टेम्परेचर हाई हो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। सॉरी। ठीक है, तो कुछ जो है सर्दियों में भी अपन कुछ ऐसी फसल तैयार करना चाहते हैं जो कि गर्मियों वाला इन्वायरमेंट चाहिए उसको, तो अपन क्या बनाते हैं, कांच के घर बनाए जाते हैं, ग्रीन कलर के कांच के जो है वो घर बनाए जाते हैं उसमें। ठीक है, और उनके अंदर जो है वो प्लांट्स जो है बहुत सारी वेजिटेशन जो अपन बाहर नहीं उगा सकते उसके अंदर उगाते हैं अपन, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, सन रेज जो यूवी रेज आती है ना वो उन कांच के द्वारा अंदर तो प्रवेश कर जाती है, लेकिन जो है उनके अल्ट्रेशन के कारण वापस वो बाहर नहीं जा पाती है, जिसके कारण उन रेडिएशन के कारण जो उस कांच के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, और उस टेम्परेचर के बढ़ने के कारण बाहर तो टेम्परेचर कम है ना, लेकिन अंदर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो जो फसल है उसको तो टेम्परेचर ज्यादा ही चाहिए, तो जिसके कारण जो है वो फसल जो है उसकी उत्पादक क्षमता यानी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ऐसे बहुत किसान जो है ये ग्रीन हाउस जो है वो बनाते हैं, आपने देखा होगा खेतों के अंदर ऐसे बने हुए ग्रीन हाउस, या आपने ये देखा होगा ऐसे पर्दे से बने हुए आपने ग्रीन कलर के ऐसे घर सा बना हुआ होता है, वो ग्रीन हाउस ही बनाए जाते हैं फसल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। कुछ फसल ऐसी होती है जो गर्मी में बोई जाती है, लेकिन अपन को उसको सर्दी में भी बोना है, तो अपन क्या करेंगे, उसके लिए ग्रीन हाउस बनाएंगे। तो वो ही ग्रीन हाउस क्या है, तो ग्रीन हाउस की मैंने बारे में बता दिया। और इफेक्ट का मतलब क्या है, जो ये अपन ग्रीन हाउस बना रहे हैं तो इनके कारण हो क्या रहा है, उनके कारण जो है वो सनरेज तो आ रही है, वो वापस नहीं जा पा रही है, रेडिएशन वापस नहीं जाने के कारण जो है वो अर्थ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और उसके इंक्रीज होने के कारण अर्थ के इन्वायरमेंट के इंक्रीज होने के कारण जो है वो बहुत सारी जैसे ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं। देखा जाए तो आने वाले ऐसे अगर एक कैलकुलेशन की माने तो ऐसे ही अगर टेम्परेचर बढ़ता रहा तो आने वाले समय के अंदर जो सारे ग्लेशियर है वो पिघल जाएंगे और अपन जो है वो जलमग्न हो जाएंगे, पूरी पृथ्वी जो है, पूरी अर्थ जो है वो पानी से भर जाएगी। आपको पता है कि कितना एरिया अर्थ का जो है वो पानी से ही कवर है, कुछ एरिया जो है उसके अंदर ही जो है वो पॉपुलेशन रह रही है अलग अलग टाइप की, लेकिन बाकी का सारा एरिया जो है वो पानी से ही कवर है ना। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर जो है वो बहुत ज्यादा है, तो अब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वो बर्फ तो पिघलेगी ही। अगर बर्फ पिघलेगी, बर्फ का मतलब मैं ग्लेशियर की बात कर रही हूँ, और वो पिघलेंगे तो वो पानी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अर्थ पर, जिसके कारण क्या अपन सरवाइव कर पाएंगे उस पानी में, कभी नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ओजोन डिप्लीशन का आता है बच्चों, ठीक है। फोर्थ नंबर जो आता है इसके अंदर वो आता है ओजोन डिप्लीशन। डिप्लीशन यानी ओजोन डिप्लीशन का मतलब होता है कि ओजोन के अंदर जो छेद हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, वो भी टेम्परेचर के बढ़ने के कारण हो रहा है, गैसों के कारण हो रहा है, ठीक है। तो ओजोन डिप्लीशन को पढ़ना है। लास्ट जो है वो एक आपका इफेक्ट दिया हुआ है बच्चों, अल नीनो एंड ला नीनो, ये भी पढ़ लेना। जो ला नीनो ये क्या है, ये इफेक्ट है, किसका इफेक्ट है, जैसे अलग अलग पश्चिमी साइड और दक्षिणी साइड का जो इफेक्ट है, जिसके कारण जो अपन बोलते हैं ना कि मानसून का आना, किधर मानसून आएगा किधर नहीं आएगा, उसके लिए बनाया गया ये इफेक्ट। इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन जो है उनके अंदर आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा। इससे ज़्यादा जो है मैं ये मानती हूँ कि इन्वायरमेंट बायोलॉजी को आप इससे ज़्यादा जो क्वेश्चन है टाइम नहीं दे, ठीक है। एयर पोल्यूशन हो गया, सोइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो गया। उसके बाद में जो आता है क्वेश्चन वो आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि ग्रीन हाउस जो है वो क्या होते हैं, और उसके बाद में आपको पढ़ना है कि ये ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है ये क्या है। फिर ओजोन डिप्लीशन जो है, यानी ओजोन डिप्लीशन क्या होता है और ओजोन डिप्लीशन के कारण होता क्या क्या है वो, और लास्ट जो है वो है अल नीनो इफेक्ट क्या है, और ला नीनो जो इफेक्ट है वो क्या होता है। अल नीनो किसे बोलेंगे और ला नीनो किसे बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे इवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे अपन, एवोल्यूशन जो है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन बात करते हैं एवोल्यूशन। तो ये तो मैंने बता ही दिया कि एक स्पीसीज जो है यानी एक ऑर्गेनिज्म है वो इस अर्थ पर कैसे आया था। कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, कुछ भी, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे जो है वो कैसे आया था। इसके अलावा जो है वो न्यू स्पीसीज जो है वो कैसे बनी थी, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अर्थ पर कैसे आया था और न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन जो है वो कैसे हुआ था, इसमें पढ़ना है। लेकिन अब अपन बात करते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है, इस पेपर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो वो आप पढ़ना ही पढ़ना लैमार्किज्म। लैमार्किज्म का मतलब लैमार्क ने क्या दिया था, जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था उसने दिया था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था, ठीक है। लैमार्क ने क्या दिया था, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, यानी जो लक्षण जो है, जैसे अब मैं इस इन्वायरमेंट से जो भी लर्न करूंगी, जो भी अर्जित करूंगी, वो ही क्या होता है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। जैसे उसका बोलने का मतलब क्या था कि एक हलवाई है तो उसका बेटा हलवाई ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि एक क्रिकेटर है तो उसका बेटा क्रिकेटर ही बनेगा। अगर मैं बोलूं कि एक जो है वो क्या है, जैसे डॉक्टर है तो उसका बेटा डॉक्टर ही बनेगा। आप ऐसे मत सोचना मैम बनते हैं, वो उनके जीन के द्वारा कंट्रोल नहीं होती है प्रोसेस, ऐसे तो बनते हैं, बट जरूरी थोड़ी है सभी जगह ऐसे ही होता है। जैसे मैंने नाक जो है वो नहीं, ये अगर बाली नहीं पहन रखी है आपको समझाऊं तो, यानी मेरा नाक जो है उसके अंदर पियर्सिंग जो है वो नहीं करवाई हुई है, तो क्या आगे मेरी जो जनरेशन आएगी उसमें भी ऐसा ही नहीं होगा कि पियर्सिंग, जैसे मैं उल्टा बोल दिया मैं ऐसे बोल दूं कि मेरी नाक में पियर्सिंग करवाई हुई है, तो पियर्सिंग करवाई हुई है तो क्या जो बच्चे होंगे नेक्स्ट जनरेशन मेरी आएगी तो क्या उसमें ये जो नाक है उसमें पियर्सिंग मिलेगी, पहले से करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके मम्मी पापा जो है वो कान में नाक में पियर्सिंग करवाते हैं, बहुत सारे जो फादर है वो भी क्या करवाते हैं, कान के अंदर पियर्सिंग करवाते हैं, तो क्या उनके बच्चों के अंदर भी पियर्सिंग हुई आती है क्या, नहीं होता ना ऐसा,
तो वो लैमार्क ने ऐसे ही बताया कि जो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति होती है कि एक स्पीसीज के मेंबर्स जो है अपनी पूरी लाइफ के अंदर जो अर्जित करते हैं वो ही नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ऐसे करके उसने बहुत सारी नई स्पीसीज के फॉर्मेशन की प्रोसेस बताई थी। ठीक है, ये पढ़ना है आपको, लैमार्क ने क्या क्या दिया था। 11th-12th में भरा पढ़ाया बच्चों, आपको इतना पढ़ाया होगा, ये बहुत इजी टॉपिक है। वैसे ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बाद में वो आता है डार्विनिज्म के बारे में। ठीक है, डार्विन ने क्या क्या बताया था। सेकंड जो आएगा वो आएगा डार्विनिज्म। ठीक है, डार्विन जो है उसने क्या क्या दिया था। डार्विन ने दिया था ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज का सिद्धांत, कि जो नई स्पीसीज है, डार्विन ने क्या बताया था बच्चों, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, कि नई स्पीसीज जो है वो कैसे बनी थी, न्यू स्पीसीज का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कैसे हुआ था। ये भी आपको और भी बहुत सारे दिए थे, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी अलग अलग प्रकार की, तो वो आपको याद रखनी पड़ेगी डार्विन ने क्या क्या दिया था। थर्ड है एवोल्यूशन ऑफ मैन। मैन का जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, जैसे अपन बोलते हैं बंदर से अपन बने हैं, तो कैसे बने हैं वही तो बताना है अपन को। ये भी 12th का पेपर में बहुत ज्यादा आपने रट्टा लगाया होगा। ठीक है, और बहुत ईजी है, रटना ही पड़ेगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस आए, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, कैन्यापिथेकस आए। ठीक है, तो उस टाइप से अलग अलग जो मेंबर्स आए थे, स्पीसीज बनी थी, लास्ट अपन बने थे जिनको बोलते हैं अपन फ्यूचर मैन। ठीक है, तो आज के जनरेशन के मैन। ठीक है, तो इसके लिए अपन पढ़ना पड़ेगा अपन को एवोल्यूशन ऑफ मैन। एवोल्यूशन ऑफ मैन, मैन जो है उसका जो एवोल्यूशन है वो कैसे होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या आएगा बच्चों, एवोल्यूशन ऑफ मैन, मैन का एवोल्यूशन कैसे होगा। और लास्ट अगर मैं 4th टॉपिक की बात करूं, ठीक है, लैमार्किज्म आ गया, डार्विनिज्म आ गया, एवोल्यूशन ऑफ मैन आ गया, और लास्ट 4th नंबर टॉपिक की अगर बात की जाए तो वो आता है स्पेशिएशन। स्पेशिएशन, स्पेशिएशन एंड टाइप ऑफ स्पेशिएशन। टाइप ऑफ स्पेशिएशन। ठीक है, स्पेशिएशन क्या होता है और टाइप ऑफ स्पेशिएशन जो है वो किसे कहा गया है, इसके बारे में अपन को पढ़ना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, मैंने आपको बताया था कि बहुत बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होता है कि स्पेशिएशन के टाइप कौन कौन से होते हैं मैम। तो सबसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ बेसिक कि स्पेशिएशन क्या है और इसके टाइप्स को आपको पढ़ना कैसे है। तो अगर अपन स्पेशिएशन की बात करें तो एक जो स्पीसीज है उससे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कैसे होगा। जैसे पहले ऐसे थोड़ी था कि एक स्पीसीज बनी उससे नई तो बनी है ना, सारी न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ है, तो पुरानी स्पीसीज तो थी ना पहले। तो एक पुरानी स्पीसीज से नई स्पीसीज का जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, स्पेशिएशन बोला जाता है। यानी न्यू स्पीसीज फॉर्म होने की जो प्रक्रिया है, नई जातियां बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, स्पेशिएशन। अब इसके टाइप्स जो है उनके अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो पहले रीजन की बात करूँ, रीजन क्या क्या हो सकते हैं। म्यूटेशन भी हो सकता है कि एक स्पीसीज के जीन में ऐसा कुछ चेंज आया होगा जिसके कारण दूसरी स्पीसीज जो है वो अलग हो गई। मुझे ये बताओ कि दो स्पीसीज को अपन अलग अलग काउंट क्यों करते हैं, किसी को आइडिया है? अगर मैं बात करूं कि एक स्पीसीज और एक स्पीसीज है तो उनको दो अलग अलग कब बोलेंगे, जब वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं क्या, ये ए स्पीसीज है, ये बी स्पीसीज है। यानी आपस में रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है नेचुरल, वो नहीं होता है अलग अलग स्पीसीज के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट अगर स्पेशिएशन के टाइप्स की बात करूं तो सबसे पहला आता है बच्चों एलोपैट्रिक स्पेशिएशन। एलोपैट्रिक स्पेशिएशन, एलोपैट्रिक स्पेशिएशन कि ये एलोपैट्रिक जो स्पेशिएशन है वो किसे कहा गया है, ये क्या होता है, यानी एलोपैट्रिक स्पेशिएशन के अंदर क्या आएगा। तो अगर मैं एलोपैट्रिक स्पेशिएशन की बात करूं तो इसके अंदर देखा जाए तो जब कोई ज्योग्राफिकल बैरियर आ जाता है, यानी बहुत सारी स्पीसीज है, जैसे ए स्पीसीज है सारी की सारी,
ये ए है, ये सारी की सारी जो है वो स्पीसीज क्या है बच्चों, ए है। अब क्या होगा, ये सरवाइव कर रहे हैं, ये लाइफ अपनी जी रहे हैं आराम आराम से। फिर क्या हो गया, इनके बीच में ऐसे पहाड़ बनने लग गए, माउंटेन बनने लग गए, ऐसे जैसे ऐसे बन गए। इधर इनके बीच में पहाड़ बन गए, स्पीसीज की एक जगह थी बहुत सारी, उनके बीच में कोई पहाड़ बन गया, तो आधे मेंबर अलग हो गए, आधे अलग हो गए। अब क्या होता है, टाइम के साथ साथ इनमें अडेप्टेशन अलग आ जाते हैं और इनमें क्या आ जाते हैं, अलग प्रकार के अडेप्टेशन आ जाते हैं। फिर टाइम के साथ साथ ये दोनों स्पीसीज जो है वो आपस में इंटरब्रीड कर ही नहीं पाती है, रिप्रोडक्शन कर ही नहीं पाती है, तो ये स्पीसीज अलग हो जाती है और ये वाली क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है कि एलोपैट्रिक में क्या होता है, जब दो स्पीसीज का फॉर्मेशन किसी ज्योग्राफिकल बैरियर के कारण, किसी रिवर के कारण, किसी माउंटेन के कारण होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, एलोपैट्रिक। पहले तो वो साथ में ही थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, उस एरिया के बीच में या तो कोई रिवर बन गई या कोई क्या हो गए, पहाड़ या माउंटेन बन गए, जिसके कारण दो स्पीसीज जो है उनका नेचुरल हैबिटेट चेंज हो गया और दोनों अलग अलग हो गई, दोनों के अंदर इंटरब्रीडिंग जो है वो नहीं हुआ। तो ऐसी स्पीसीज को क्या बोला जाता है, स्पेसिएशन को क्या बोला जाता है बच्चों, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। उसके बाद में सेकंड आता है बच्चों पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। सेकंड जो आएगा वो कौन सा आएगा, पेरीपैट्रिक। कि पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन जो है वो क्या है। पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन, पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन किसे कहते हैं, कि अगर एक पॉपुलेशन जो है उसमें क्या होता है कि एक पॉपुलेशन रह रही है बहुत सारी, ऐसे यहाँ पे ए है सारे के सारे, एक पॉपुलेशन जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पे रह रही है। अब उसमें क्या होता है, ये कुछ जो परिधि की और पॉपुलेशन है ना, ये अपने आप ही सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है धीरे धीरे टाइम के साथ साथ। जो एक पॉपुलेशन के जो मेंबर्स है उनके अंदर वो अगर देखा जाए तो बहुत सारा एरिया है जिसके अंदर एक पॉपुलेशन यानी स्पीसीज प्रेजेंट है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या होती है कि परिधि की ओर, यानी उसकी अगर मैं बात करूं पेरिफेरी के अंदर जो स्पीसीज पाई जाती है, स्मॉल स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं और वो आपस में अचानक ही इंटरब्रीड करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा स्पेसिएशन जो होता है, पेरी का मतलब परिधि की ओर होने वाला, ठीक है, वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कारण भी हो सकता है कि बहुत टाइम तक जो है इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हुई तो आइसोलेशन हो गया रिप्रोडक्टिव, वो किसी ज्योग्राफिकल बैरियर्स के कारण भी हो सकता है, किसी भी कारण हो सकता है, लेकिन परिधि के जो मेंबर्स हैं वो ही क्या होते हैं, अलग स्पीसीज बनाते हैं, उसको बोलते हैं अपन पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, पेरीपैट्रिक। फिर आता है बच्चों सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। नेक्स्ट सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में क्या होता है कि स्पेसिएशन हो रहा है, जैसे यहां पे ऐसे ये स्पीसीज प्रेजेंट है बहुत सारी, ठीक है, ये यहां पे बहुत सारी स्पीसीज प्रेजेंट है। अब ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है।
तो ओरिजिनल पॉपुलेशन के बाहर की ओर, जैसे ये ओरिजिनल पॉपुलेशन के मेंबर है, उनके बाहर की ओर कोई इसी के मेंबर जो है वो ऐसे अलग हो गए, सेपरेट होकर, वो एक ही साथ प्रेजेंट है, एक ही एरिया में प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी वो आइसोलेट है दोनों रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं सिम, यानी समान स्थान पर पाए जाते हैं और दोनों स्पीसीज जो है वो सेपरेट हुई है, वो एक ही जगह एक ही एरिया में रह रही है, उसको बोलते हैं सिम्पैट्रिक स्पीशीशन, ठीक है। ओरिजिनल पॉपुलेशन अंदर की एरिया में सेंट्रल वाले, और कोर एरिया के अंदर बाहर की ओर जो है वो न्यू जो पॉपुलेशन फॉर्म हुई है वो रहती है, तो उसको अपन बोलते हैं बच्चों सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन, ठीक है। क्या बोलेंगे? सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। जैसे इसका एक एग्जाम्पल की बात करें कि कुछ फ्लाइज जो होती है वो रेड कलर के एप्पल पर फीड करती है, कि बहुत सारे ऐसा एरिया है जहाँ पे जो है वो प्लांट्स है एप्पल के बहुत सारे, तो जो फ्लाइज है वो सारी की सारी रेड कलर के एप्पल पर फीड करती है। धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ रेड कलर के एप्पल जो है उनके बाद में वहाँ पे ग्रीन कलर के एप्पल के पेड़ लगाए जाते हैं, तो वो कुछ जो फ्लाइज है वो तो रेड कलर के एप्पल पर ही फीड करती है, लेकिन कंपटीशन से बचने के लिए कुछ जो मक्खियां हैं, जो फ्लाइज है, वो ग्रीन वाले एप्पल पर फीड करने लग जाती है, यानी उनसे अपना भोजन ग्रहण करने लग जाती है। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जो रेड कलर पर फीड करने वाली जो पॉपुलेशन है फ्लाइज की, और जो ग्रीन कलर पर फीड करने वाली पॉपुलेशन है, वो दोनों रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हो जाती है, यानी रिप्रोडक्शन करना बंद कर देती है, ठीक है, लेकिन वो एक ही स्थान पर एक ही एरिया के अंदर प्रेजेंट है। तो ऐसा जो स्पेशिएशन होता है उसको नाम क्या दिया गया है बच्चों? सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन, ठीक है। इस प्रकार के स्पेशिएशन का क्या नाम है बच्चों? सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक और पेरिपैट्रिक स्पेशिएशन। समझ में आ गया कि एलोपैट्रिक स्पेशिएशन जो है वो क्या है, सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन क्या है, और पेरिपैट्रिक स्पेशिएशन जो है वो किससे कहा जाता है, ठीक है। तो ये अपना स्पेशिएशन का टॉपिक था बच्चों। ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंट बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको लिखवा दिए कि इकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, और इन्वायरमेंट बायोलॉजी और इवोल्यूशन जो है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये अपना जो पेपर था इसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इनकी आप डिटेलिंग पढ़ना चाहते हो बच्चों, तो अपने आई स्टडी जो ऐप चैनल है उनसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनकी आप डिटेलिंग पढ़ सकते हो, ठीक है। आज की जो क्लास है उसको अपन यहीं पे फिनिश करेंगे, अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।